नमस्कार। आप सबका जंज्वार के लाइव कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उन बातों पर जरूर बहस या विचार करें जो कि जनता से सीधे जुड़ते हैं। कल नोटबंदी के 4 साल पूरे हुए। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर विपक्ष ने जो कहा है वो सब आप जानते हैं। असफल कहा है, देश के साथ एक बड़ी भूल कहा है, प्रधानमंत्री का गलत कदम बताया। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इसके समानांतर अपनी बात रखी और उन्होंने भी देश से कहा है, मैं अगर पढ़ के सुनाऊंगा आपको, तो उन्होंने कहा है काले धन में कमी आई है, पारदर्शी अर्थव्यवस्था हुई है। इतने पर वह नहीं रुके हैं, इससे आगे भी वो बोले हैं कि कर वृद्धि में वृद्धि हुई है, मतलब कर जो है जमा होता है उसमें बहुत वृद्धि हुई है। जीडीपी अनुपात बढ़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई। यानी 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसको वो करीब करीब मानते हैं कि वह पूरा है। मैं चूंकि इस बात का बहुत जानकार नहीं हूं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बात करें। आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनका नाम प्रोफेसर अरुण कुमार है। हम उन्हें सम्मान में जनता का अर्थशास्त्री कहते हैं। इस देश में आप अलग अलग अर्थशास्त्रियों से मिलते होंगे, लेकिन अभी आप अरुण कुमार को सुनेंगे तो वाकई लगेगा कि हाँ, आर्थिक मसलों पर ऐसी भी बातें की जानी चाहिए, खासकर हिंदी समाज में, क्योंकि इतनी अर्थशास्त्र को गूढ़ बना दिया जाता है कि खड़े खड़े आदमी की जेब गायब हो जाती है, बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं, दिनों दिन वह दरिद्र होता जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है। तो सर, हम आपसे सीधी बात शुरू करते हैं और आप भी प्रधानमंत्री को सुन चुके होंगे। तो पहली बात ये कि जो पारदर्शी व्यवस्था हुई और काले धन में कमी आई है, यहीं से बात आप शुरू करें, क्या वाकई ऐसा हुआ है? देखिए, ये काले धन की अर्थव्यवस्था क्या है और कितनी है, इसकी समझ सरकार में भी नहीं है और बाहर ज़्यादातर विशेषज्ञों में भी नहीं है। सबसे पहली बात ये कि बहुत सारी अवधारणाएं हैं काले धन के बारे में, जैसे कि ब्लैक का मतलब कैश। लोग समझते हैं कि काला धन मतलब कि सब कैश होता है। वो बात सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले आदमी काम करता है, काम से कमाई करता है, कमाई से जो उसकी आमदनी होती है उससे अपना घर का खर्चा करता है, जिसको कंजम्पशन बोलते हैं। फिर उससे जो बचत होती है वो सेविंग होती है, और उससे जो बचत होती है तो उसको इन्वेस्ट करता है जिससे कोई रिटर्न आए। तो रिटर्न के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी दौलत बन जाती है। तो यानी कि पहले काम किया, आमदनी हुई, फिर कंजम्पशन हुआ, फिर सेविंग हुआ, फिर वेल्थ हुआ, है ना। तो अगर आप पैसे के तौर पे रखेंगे तो उसमें तो कोई रिटर्न मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो हमारी जो काली अर्थव्यवस्था है उसके दो हिस्से हैं। एक तो हर साल कितनी काली कमाई होती है और उससे जोड़ के कितनी आपकी संपत्ति बनती है, काली संपत्ति। हाँ, तो काली संपत्ति जो है उसका 1% से कम ही कैश होता है। 99% जो होता है वो कहीं कहीं इन्वेस्टेड होता है, वो बिजनेस में होता है, अंडर वैल्यूड इन्वेंट्री में होता है, तरह तरह से होता है। तो अगर आपने सारा कैश निकाल भी लिया होता तो 1% ब्लैक वेल्थ पे असर पड़ता, 99% तो वैसी की वैसी रहती। दूसरी बात ये देश को सर कि आप समझाया काली ये जाता है, सर देश को समझाया ये जाता है कि कैश इतना ज्यादा जमा हुआ जब नोटबंदी हुई, तो लोगों को यह समझाया गया, यह सेंस दिया गया कि सब काला धन ही है। नहीं, तो ये जैसे कि मैंने उसी समय पॉइंट आउट किया था कि सारा का सारा पैसा वापस आ जाएगा। तो यानी कि उस समय 17.9 लाख करोड़ रुपया कैश था, उसमें 15.4 लाख करोड़ रुपया हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट थे, 500 और 1000 रुपए के, और वो सारे के सारे वापस आ गए। मैंने अनुमान लगा के बताया था कि 99% जनवरी 10 तक वापस आ गया था, और फिर आरबीआई ने उसको कंफर्म किया। यहाँ तक कि जब मेरा पेपर निकला तो उसके बाद आरबीआई ने आंकड़े देने बंद कर दिए, और जब अगस्त में उनकी एनुअल रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि 99.1% पैसा वापस आ गया। हमें पता है कि बाकी जो 0.9% है वो भी कहाँ था, क्योंकि जैसे 7,000 करोड़ रुपया हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स का पैसा था जो आरबीआई ने वापस नहीं लिया, नेपाल में था, बांग्लादेश में था, दुबई में था, जो वापस नहीं आया। तो मेरा मानना है कि 100% से ज्यादा पैसा आ गया, क्योंकि जो काउंटरफीट करेंसी है वो भी काउंट हो गई। तो यानी कि कुछ भी पैसा ऐसा नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप काली कमाई करते कैसे हैं। काली कमाई करने का जरिया होता है कि आप अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं बिजनेस में। आप मतलब माल बेच रहे हैं एक रुपए का और दिखा रहे हैं 50 पैसे का, या आपने माल खरीदा 1 रुपए का और दिखा दिया कि आपने 1.5 रुपए का खरीदा है, तो इसको अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग बोलते हैं। इसका कैश से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये वैसे ही चलता रहा।
उसी तरह से कोई डॉक्टर है, वो अगर 50 पेशेंट को देखता है, मरीजों को देखता है, तो दिखाता है वो कि 20 को देखा उसने, तो 30 की जो कमाई है वो काली कमाई हो जाती है। तो इस तरह तरह से धंधे होते हैं। वो जो काली कमाई है वो कैश पे निर्भर नहीं है, वो जो काली कमाई है वो वैसे ही चलती रहती है। तो अगर आपने समझिए 2000-3000 करोड़ रुपया निकाल भी लिया होता उसमें से काले जो संपत्ति है, तो वो एक साल में फिर से दोबारा जनरेट हो जाती। तो इसलिए ये जो जरिया था नोटबंदी का, इसमें मैंने 1984 से लिखा है ना, सन 84 से लिखा है कि ये जो नोटबंदी है ये तरीका नहीं है काले धन को रोकने का, और इससे क्या होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। और यही हुआ कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है, जो 94% लोग जिसमें काम करते हैं, जहाँ पे 45% उत्पादन होता है, तो वो जो असंगठित क्षेत्र है वो कैश पे चलता है। तो जो कैश है, जो पैसा है, उसको कोई खाता नहीं है। पैसा तो एक साधन है, एक जरिया है अपनी इनकम को रोटेट करने का। यानी आपने बाजार में खरीदा तो जो दुकानदार को पैसा मिला, दुकानदार ने जो होलसेलर से खरीदा उसको पैसा मिला, उसने जो प्रोड्यूसर से खरीदा उसको पैसा मिला, और उसने वर्कर्स को पे कर दिया। तो ये पैसा सर्कुलेट करता रहता है, वो उसको कोई खाता नहीं है। तो अगर आपने पैसा जो डिमोबिलाइज कर भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा जो फिर से जनरेट हो जाएगा, या आप सोना इस्तेमाल करेंगे या कोई और जरिया इस्तेमाल कर लेंगे वो जनरेट करने का। तो इसलिए ये जो तरीका है कि आपने कैश निकाल लिया और उससे फिर जो काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसका जो काम रुक गया, क्योंकि वो तो कैश में ही काम करता है। जैसे ही कैश निकला तो उसका काम एकदम रुक गया। आपने देखा बाजार खाली हो गए, लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जो छोटे छोटे कारोबारी थे उनके पास जब वर्किंग कैपिटल नहीं रहा तो ना माल खरीद पाए, ना वर्कर को वेज दे पाए, तो वहां पे काम रुक गया। तो जब इतना बड़ा हमारा जो असंगठित क्षेत्र है 94% है ना, जिसमें लोग काम करते हैं, और 45% उत्पादन होता है, तो यहाँ तक कि कृषि में भी आपने देखा कि मंडियां खाली हो गई, क्योंकि जो ट्रेडर थे उसके पास पैसा नहीं था जो किसान को पैसा देने का। तो कुल मिला के जो सारा का सारा असंगठित क्षेत्र एकदम धराशायी हो गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि उस समय अर्थव्यवस्था एक रिसेशन में चली गई, मतलब नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो गया। लेकिन सरकार के आंकड़े वो नहीं दिखाते हैं। वजह उसकी ये है कि सरकार के आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र की कोई गिनती नहीं होती है। वो ये मानते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी तरह चल रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र चल रहा है, जो कि नोटबंदी के पहले सही था, लेकिन नोटबंदी के बाद सही नहीं था। देश के जो कुल श्रम है उसका 94% असंगठित क्षेत्र में है। जी हाँ, तो जी हाँ। सरकार लेकिन अपनी दूसरी उपलब्धि लगातार इन 4 सालों में, और कल प्रधानमंत्री ने भी बताया कि हमारे जो कर है, जो टैक्स है, उसमें बढ़ोतरी हुई। तो क्या जो 94% का नुकसान है, वह क्या इनका यह जो 6% है जो करदाता है, वह कहीं से भरपाई कर पाता है, और वाकई वो टैक्स कितना है सर? देखिए, यही समझने की बात है कि जो 94% असंगठित क्षेत्र में है, उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि वो टैक्स के नेट में आते ही नहीं है। हमारे देश में उस समय अगर आप मान के चलें तो करीब 5 करोड़ लोग थे जो टैक्स के नेट में आते थे, लेकिन जो इफेक्टिव टैक्स पेयर थे वो तो 1.5 करोड़ ही थे, और जो बाकी थे वो या तो नील रिटर्न फाइल करते थे या बहुत कम। और अब तो प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो टैक्स के नेट में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग, हमारे 135 करोड़ लोग जो मतलब टैक्स कुल के नेट इस में आते हैं। 135 करोड़ के देश में, कुल 135 करोड़ के देश में कुल 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं सर, जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं। बिल्कुल। बाकी तो सब इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, बाकी तो जीएसटी देते हैं, जब आप देते हैं। तो जो 1.5 करोड़ लोग हैं वही टैक्स के नेट में आते हैं और वही काली कमाई जनरेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ये जो 1.5 करोड़ की जो संख्या है, वो 1.5 करोड़ आज से 7 साल पहले भी थी, वो आज भी 1.5 करोड़ है। तो फिर बढ़ोतरी कैसे कह देते हैं? जी, तो यही है कि जब देखिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा और ग्रोथ होगी तो जो टैक्स तो बढ़ेगा, लेकिन उसका अनुपात जो जीडीपी में है वो बढ़ना चाहिए। और वो अनुपात थोड़ा बहुत ही बढ़ा, मतलब 5.4% के करीब था, वो 5.8% हुआ, यानी कि बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई। अगर काले धन की अर्थव्यवस्था जो मेरे अनुसार 60% है जीडीपी का, अगर वो आपके टैक्स नेट में आ जाती इस डिमोनेटाइजेशन से, तो आपको 24% अतिरिक्त मिलना चाहिए था टैक्स। यानी जो 5.4% था वो कम से कम 30% पहुंच जाना चाहिए था, और वो सिर्फ 5.8% पहुंचा, यानी 0.4% की बढ़ोतरी हुई। तो यानी कि कोई असर नहीं पड़ा हमारी काली कमाई पे। और ये आप देखें तो जो प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो काली कमाई रोक देंगे, काउंटरफीट करेंसी रोक देंगे, और जो टेररिस्ट फंडिंग है वो रोक देंगे। तीनों में कोई भी फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि जो काउंटरफीट करेंसी है वो तो महज 300-400 करोड़ की ऑफिशियली मानी जाती है, जबकि करेंसी जो सर्कुलेशन है वो तो
18 लाख करोड़ रुपए करीब है, यानी 0.000004% भी नहीं है जो काउंटरफिट करेंसी। अब 0.000004% को आपको निकालने के लिए आपने सारे देश को तहस नहस कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है वो सिर्फ काउंटरफिट करेंसी से नहीं होती है, वो सोने की स्मगलिंग से होती है, वो ड्रग की स्मगलिंग से होती है, वो डॉलर से होती है, हवाला से होती है। तो वो तो जरिए चलते ही रहे, और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो जब मतलब तरह तरह से होती रहती है, तो टेररिज्म पे भी कोई असर नहीं पड़ा। तो जो प्रॉमिस थे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने बताया था 8 नवंबर को, उनमें से कोई भी फुलफिल नहीं हुआ, और इसीलिए सब कहते हैं कि आपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। आपने ये तो मैंने 23 नवंबर को जब वो आज तक पे डिबेट हो रहा था, तो मैंने कहा जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कि आप कह रहे हैं कि भाई ये तो हम जो डिजिटाइजेशन कर देंगे, हम जो है लेस कैश इकोनॉमी बना देंगे या कैशलेस बना देंगे। मैंने कहा कैशलेस मत कहिए, कैशलेस की जगह लेस कैश कहिए, क्योंकि लेस कैश तो इकोनॉमी पहले से ही हो रही थी, और लेस कैश होती चली जाएगी जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे लोगों का बैंक अकाउंट वगैरह होगा। तो लेस कैश या कैशलेस से कोई ऐसा नहीं कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। इसका उदाहरण देखिए, जापान में जो कैश टू जीडीपी रेशियो है वो 18% था उस समय, हमारे देश में 11.5% था, और नाइजीरिया में 1.4% था। यानी कि नाइजीरिया में इतना कम कैश टू जीडीपी रेशियो था, फिर भी खूब बेतहाशा करप्शन है। और स्वीडन में देखिए, स्वीडन में जहां पे करप्शन नहीं है वहां पे भी कैश जीडीपी रेशियो 1.4% है। तो कैश को घटा देने से कोई ऐसा नहीं कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ जाएगा। का मतलब नगद का, कैश का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। और जिन 4 देशों के नाम बनाए उसमें जापान में सबसे ज्यादा कैश है, 18% है ना। अच्छा, और नाइजीरिया में 1.4%, और स्वीडन में भी 1.4%, जहां पे स्वीडन में ब्लैक इकोनॉमी 1% से भी कम है, नाइजीरिया में 50% से भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि कैश को निकाल देने से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कैश का मतलब ब्लैक नहीं होता, जो वेल्थ होती है उसका जो कैश का हिस्सा होता है वो 1% से भी कम होता है। और जैसे मैंने कहा आरबीआई ने अपने खुद ही आंकड़े दे दिए कि करीब सारा का सारा पैसा वापस आ गया। तो यानी कि आप कैश, जो ब्लैक का कैश था वो भी आप डिमोबिलाइज नहीं कर पाए। उसके पीछे वजह यह है कि जो ब्लैक इकोनॉमी और व्हाइट इकोनॉमी में लिंक होता है। अगर आपको ब्लैक को व्हाइट करना है, व्हाइट को ब्लैक करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप एक मंदिर या गुरुद्वारे में जाएं जहां पे कैश का चढ़ावा आता है, उनको आप चेक दे दें तो आपको कैश दे देंगे, तो आपका व्हाइट ब्लैक में हो गया। उसी तरह आप स्टॉक मार्केट में जाएं, वहां पे आप प्रॉफिट ले लीजिए, मैं लॉस ले लूं, तो मेरा जब ब्लैक व्हाइट हो गया और दूसरे का जो व्हाइट, दूसरे का ब्लैक व्हाइट हो गया। तो यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ब्लैक इकोनॉमी और व्हाइट इकोनॉमी पैरेलल इकोनॉमी है। हम ये एक गलती करते हैं, कहते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी है, दोनों में तालमेल है और दोनों का ब्लैक और व्हाइट का इंटरलिंक है। तो ऐसा जैसे कि रियल एस्टेट आपने खरीदा तो पहले 40% ब्लैक में दीजिए, तब आप 60% व्हाइट में दीजिए। तो यानी कि ब्लैक और व्हाइट इनकम एक साथ बनती है, कभी वो 30% हो जाएगा, कभी 40 हो जाएगा, कभी 80 हो जाएगा। वो निर्भर करता है कि किस तरह का आप ब्लैक कहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो ये ब्लैक और व्हाइट के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। एक और गलत धारणा है कि सारा का सारा ब्लैक का पैसा विदेश में है। अब ये देखिए कितनी असमंजस की बात है। अगर विदेश में है तो यहाँ पे नोटबंदी करके क्या होगा? आप कह रहे हैं कि इतना पैसा वहां पे है कि वो जब वापस आ जाएगा तो 15 लाख रुपए हर परिवार को मिल जाएगा। पर अगर पैसा बाहर है तो आप डॉलर को डिमोनेटाइज करिए, या आप स्विस फ्रैंक को डिमोनेटाइज करिए। अगर स्विट्जरलैंड में रुपए की डिमोनेटाइजेशन से थोड़ी ना है। तो मेरा मानना है कि जो ब्लैक का पैसा होता है वो 90% देश में रहता है, 10% विदेश में जाता है, और जो बाहर भी जाता है वो राउंड ट्रिपिंग करके जब मॉरिशस के थ्रू, केमन आइलैंड के थ्रू वापस इंडिया आ जाता है काफी हद तक। तो बाहर जो पैसा है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है। हमें काले धन की अर्थव्यवस्था को देश में हैंडल करना है, और इसीलिए मेरा मानना है कि ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है, ये टेक्निकल मसला नहीं है। क्योंकि जब आपने देखा कैलडोर साहब आए सन 55-56 में, उन्होंने आका की ब्लैक इकोनॉमी 4% 5% के करीब थी, और मेरा आकलन है कि अब वो 60% से भी ज्यादा हो गई है। बीच में वांचू कमेटी ने 7% बताया था, NIPFP कमेटी ने 18 से 21% बताया था। फिर मेरी किताब जो ब्लैक इकोनॉमी, उसमें मैंने बताया कि 1995 तक वो 40% हो गई, और अब वो 60% हो गई। तो ब्लैक इकोनॉमी बराबर बढ़ती चली जा रही है, और उसके पीछे वजह क्या है कि हमारे देश में गैर कानूनी काम बहुत होता है। जो बिजनेस में गैर कानूनी काम होता है उससे ब्लैक इनकम जनरेट होती है। तो गैर कानूनी काम में आप टैक्स का इवेजन भी करेंगे, अंडर इन्वॉइसिंग भी करेंगे, ओवर इन्वॉइसिंग भी करेंगे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होगा, जो देश से पैसा बाहर निकाले जाते हैं जो अमीर लोग हैं। तो बहुत तरह की गैर कानूनी काम होता है हमारे यहाँ। आप ये देखिए कि लोग छोटी छोटी चीज में गैर कानूनी काम करते हैं। वो ट्रैफिक लाइट जंप कर लेते हैं,
जबकि ट्रैफिक लाइट जंप करने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। एनवायरमेंटल लॉ को वायलेट करते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ को वायलेट करते हैं, लेबर लॉज को वायलेट करते हैं। तो हमारे जो बिजनेस में है वो सब तरह के लॉज को वायलेट करके पैसा कमाते हैं, और उनकी एक मिली भगत होती है पॉलिटिशियन से और एग्जीक्यूटिव से। वो मिली भगत के चलते हुए वो पैसा कमाते हैं, और उनको ये निश्चिंता रहती है कि भाई मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा पॉलिटिशियन से लिंक है, मेरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लिंक है, मेरी सेटिंग जब जुडिशरी में है। तो लोग जुडिशरी की बात नहीं करते, क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है उससे। तो लेकिन ये मेरा मानना है कि जुडिशरी के भी केसेस जो करप्शन के वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे भी करप्शन फैल गया है। तो यानी अच्छा कुल सर, मिला के जो हमारा एक चीज हम समझते चाहते हैं कि अभी जो कोविड-19 के बाद से भारत में जो हाँ महामंदी कहा जा रहा है, इसकी हाँ जड़ें आप नोटबंदी में कितना देखते हैं कि क्या यह देखिए, अपने आप एकाएक आया हुआ रिसेशन दिखाई देता है जो कोविड के बाद दिखाई देता है, या नोटबंदी में इसकी बड़ी भूमिका रही है जो अब और हम रसातल में जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि नोटबंदी ने हमारी जो असंगठित क्षेत्र है उसको जबरदस्त धक्का पहुंचाया। और वो जैसे मैंने कहा 94% लोग उसमें काम करते हैं, जी 45% उसका उत्पादन है। अगर आप कृषि को निकाल दें, कृषि जो हमारे असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो बिल्कुल 42% लोग जो है वो कृषि में काम करते हैं, और वहां पे 13% का वो उत्पादन होता है। तो यानी 31% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये जो जी नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको सबसे बड़ा धक्का लगा। तो यानी कि 1/3 अर्थव्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा। तो मेरा मानना है कि तब से अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई, क्योंकि सबसे पहले जो नोटबंदी ने धक्का दिया असंगठित क्षेत्र को, फिर जो जीएसटी आया वो भी जो असंगठित क्षेत्र के खिलाफ जाता है, क्योंकि जी असंगठित क्षेत्र को हालांकि उससे एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन वो उससे डील नहीं कर पाता है, और इसलिए उसको जबरदस्त धक्का लगा। तीसरा धक्का अगले साल लगा जब बैंकिंग क्राइसिस हुआ, एनबीएफसी का क्राइसिस हुआ, जिसमें एनपीए वगैरह बहुत बढ़ गए, और एनबीएफसी जो होते हैं वो जो छोटे और जो बाकी जो यूनिट्स होते हैं उनको लोन देते हैं। तो वहां जब क्राइसिस हुआ तो आप देखेंगे 16 में, 17 में, 18 में और अब 20 में ये तो सबसे बड़ा क्राइसिस आ गया, क्योंकि इसमें तो लोग बाहर ही नहीं निकल सकते। यानी कि जो लॉकडाउन है उसका मतलब है कि वॉलंटरी आप जस्ट सेसेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप खुद बाहर जाके प्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना, आप घर पे रहेंगे। तो इससे जो धक्का लगा वो कहीं ज्यादा धक्का है। और ये जो धक्का है मतलब कि अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही थी और ये जबरदस्त गिरावट आई, तभी आपने देखा कि बाकी जो G20 हैं या जो बाकी 20 बड़े देश हैं, सबसे जी ज्यादा गिरावट हमारे यहाँ आई, क्योंकि असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। किसी और देश में, ना चीन में ना ब्राजील में, आपने देखा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से गांव में। जो हमने देखा था जब सन 47 में जब देश जी का पार्टीशन हुआ, उसी तरह से मतलब सड़कों पे अपना लोग चले जा रहे हैं, भूखे प्यासे, बच्चों को गोदी में लिए, सामान सिर पे ढोए, इतनी बुरी हालत में। तो ये जो हमारे अर्थव्यवस्था में एक जो इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, जो उसका असर है कि असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है, और असंगठित क्षेत्र की कैपेसिटी नहीं है कि कोई क्राइसिस से डील कर पाए। सर, जो आपने मिडिल जो क्लास अभी वाला है, एक वर्ड बोला कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था अपने लोगों को बराबरी के करीब लाती है, यही एक लक्षण होना चाहिए। क्या नोटबंदी ने सामाजिक छोड़ भी दें, आर्थिक गैर बराबरी को और बढ़ाया है क्या, या उसको कमतर किया है? क्योंकि सरकार कहती है भ्रष्टाचार कम होता है इससे, तो जाहिर तौर तो देखिए भ्रष्टाचार कम होगा तो आर्थिक गैर बराबरी भी कम होगी। हाँ, नहीं तो नोटबंदी भ्रष्टाचार ने तो आर्थिक कम गैर हुआ नहीं। बराबरी कम। जी नहीं, भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ और गैर बराबरी भी कम नहीं हुई, क्योंकि आप देखें तो क्रोनी कैपिटलिज्म तो चलता ही चला जा रहा है। कुछ जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, बाकी सब परेशान हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोई ऐसा नहीं कि जो गैर बराबरी जो है, जो इनइक्वालिटी है वो कम हुई है नोट, बल्कि वो बढ़ गई, क्योंकि असंगठित क्षेत्र तो पिट गया। तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे छोटे लोग थे काम करते थे, वो जब पिटे तो उनकी इनकम कम हो गई। और जो बड़े बड़े थे उनको फायदा हुआ, जो डिजिटाइजेशन कर सके, जो बैंक अकाउंट यूज करते हैं, जो पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, उन्हीं को फायदा हुआ ज्यादा इससे। तो जो हमारा बिजनेस था वो शिफ्ट हो गया। तो यानी कि आपने कई बिजनेसमैन को कहते सुना कि हमारा बिजनेस अच्छा चला क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो पिट गया, तो डिमांड शिफ्ट हो गई। तो यानी कि जी जो गांव में लोकल बिस्किट बिकता था उसकी जगह पार्ले का बिस्किट बिकने लगा, जो लोकल जो टॉफी बिकती थी उसकी जगह जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पैरी वगैरह है उसकी टॉफी बिकने लगी। तो कुल मिला के जो गैर बराबरी हमारे देश में संगठित और असंगठित की वो बढ़ गई। और जो सर। बाकी जो देखे तो और भी जो कॉर्पोरेट है उसमें भी, अब जैसे कि ये लॉकडाउन हुआ
तो इसमें देखेंगे आपकी जो फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा, एफएमसीजी सेक्टर अच्छा करेगा, कुछ आईटी सेक्टर के कंपोनेंट अच्छा करेंगे, यही लोग हैं जो अच्छा करेंगे। बाकी तो पिट रहे हैं। जब ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 30% छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे, केट कह रहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, कि 30% छोटे छोटे बिजनेसमैन बंद हो जाएंगे क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ रहा है। तो लोग अब जो शिफ्ट कर रहे हैं, फिर ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ऑटोमेशन के चलते हुए रोजगार नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और वो और बढ़ेगी। जो सीएमआई है उसने कहा कि अप्रैल में 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। मेरा मानना है कि 200 करोड़ लोगों का काम 20 करोड़ लोगों का काम गया, क्योंकि जो वर्क है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें अंतर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ, तो फैक्ट्री बंद हो गई, मैं काम पे नहीं जा रहा पर मैं कहने को एम्प्लॉयड हूँ। उसी तरह मैं टीचर हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ पर मैं एम्प्लॉयड हूँ। मैं सरकारी जो मुलाजिम हूँ, तो मैं काम पे नहीं जा रहा लेकिन मैं एम्प्लॉयड हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट में और वर्क में फर्क करना पड़ेगा। जो सीएमआई के आंकड़े हैं उनकी कमजोरी ये है कि वो सिर्फ रोजगार एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ कि लोगों का काम चला गया, उनकी आमदनी चली गई। और सीएमआई के आंकड़ों में ये तो आता ही नहीं है कि कितने लोगों की तनख्वाह कट गई। जैसे कि मीडिया में 10% से लेकर 40% तनख्वाह कट गई, बहुत सारी जगह है वहां पे 50% कट गई। कई जगह तो मैंने रिपोर्ट सुनी कि उनको तनख्वाह ही नहीं दी गई, उनसे काम कराया जा रहा है और लोग मतलब इससे रिजाइन नहीं कर रहे क्योंकि वो और जाएंगे कहाँ। तो इसलिए जो वर्क है ना, तो अगर 20 करोड़ लोगों का काम चला गया और हर परिवार में समझिए 3 डिपेंडेंट हैं, तो यानी कि जो 80 करोड़ लोग हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए अप्रैल में। अब धीरे धीरे काम बढ़ेगा, है ना, पर संख्या तो बहुत ज्यादा है जिनका जो काम चला गया, जिनको अभी भी काम नहीं मिल रहा। कोई मनरेगा में काम कर रहा है, कोई जो शहरों में भटक रहा है। नोटबंदी पर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जनता की मीडिया अपने को खुद को कहते हैं और हमारे दर्शक भी आम तौर पर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के छात्र, युवा, नौजवान और परिवार हैं। अक्सर बहसों में पढ़ा लिखा आदमी भी कहता है कि नोटबंदी से हमारा जो नुकसान हुआ सो हुआ, बड़ा नुकसान चोरों का, पैसे वालों का, करोड़पतियों का, अरबपतियों का हुआ। तो क्या आप हमें बता पाएंगे, हमारे दर्शकों को भी, कि ये भ्रम है या सच है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये भ्रम है, क्योंकि जो जैसे कहा कि 99.9% तो पैसा वापस ही आ गया वापस ना, तो किसी का पैसा तो डूबा नहीं, है ना। तो जो मतलब काला धन जिनके पास था, वो तो जैसे मैंने कहा कि वो तो जो कैश होता है वो सिर्फ 1% होता है। 99% पे वैसे भी नहीं असर हुआ, वो 1% भी पूरा का पूरा वापस आ गया, तो लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ जिनका जो काला धन था जिनके पास। और जो गरीब जनता थी उसको जबरदस्त नुकसान हो गया। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया और काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा। और आप देखेंगे इस सरकार ने कितने सारे कदम उठाए पिछले 5-6 साल में काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला काम किया है एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी किया। फिर जो विदेश बिल था, जो कि आपका पैसा अगर बाहर है तो आपको जो स्ट्रिंजेंट आपको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाए, तरह तरह से कोशिश की, लेकिन किसी का असर नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मामला है। जब तक पॉलिटिक्स में सफाई नहीं होगी, पॉलिटिक्स बदलेगी नहीं, जब तक पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, तो हम काले धन की अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सकते। क्योंकि जब पॉलिटिशियन ही इन्वॉल्व है, जब ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा। तो अभी तो क्या है, जो पकड़ धकड़ हो रही है वो पॉलिटिकल हो रही है कि मेरा ओपोनेंट है उसको मैं पकड़ लूंगा, जो मेरा फेवर में है उसको मैं बेनिफिट पहुंचा दूंगा। तो यही क्रोनिक कैपिटलिज्म तो हमारे देश में चल रहा था, उसी की वजह से काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। तो ये जो नोटबंदी है, इसका उस क्रोनिक कैपिटलिज्म पे, उस पे जो नेक्सस बना हुआ है, जो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और उसका, उस पे कोई असर नहीं है। तो जब तक वो असर नहीं होगा तो काले धन की अर्थव्यवस्था बरकरार रहेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार। हिंदी में बोलने वाले बहुत कम अर्थशास्त्री हैं जो जनता को समझा सकें। हमने कोशिश की अपने सवालों को जरिए भी, अरुण कुमार ने भी अपने स्तर पर कोशिश की कि आपके कई सवालों का जवाब दें। पिछले 4 सालों पहले जो नोटबंदी हुई, वह प्रधानमंत्री मोदी जब कल बोल रहे थे अपने मंच से, उसके मुकाबले सच क्या है। आंकड़ों से बताया अरुण कुमार ने कि देश की स्थिति क्या है। और यह जो भारी भ्रम पूरे देश की बड़ी आबादी में फैला है कि नोटबंदी से पैसे वालों का नुकसान हुआ, अगर आप सब्र रह गए थोड़ा, ये इंटरव्यू, ये बातचीत आप अरुण कुमार के सुन पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कितने भारी भ्रम में है। यह इसलिए भी जरूरी है आपको जानना, क्योंकि अपनी आप पीढ़ियों को बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, जो कि कल को तैयार हो रहे हैं, वह राजनीति चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 2 बातें कही अरुण कुमार ने, वह समझने लायक है। पहली ये बात कि कैश इकोनॉमी का मतलब भ्रष्टाचार की इकोनॉमी नहीं होता है। दूसरा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। यह दोनों महत्वपूर्ण बातें। और तीसरी जो सबसे बड़ी, कि
हमारे यहाँ राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है और उसका जो पालनहार है, जब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार के पालनहार नहीं जाएंगे इस देश से, चाहे जिस तरह की आप इकोनॉमी लाएं, उसमें से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और काला धन हमेशा एक धुआं बना रहेगा जो सिर्फ भ्रम साबित होगा। शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। धन्यवाद।